दोस्तों अब हम लोग क्षितिज भाग 2 का तीसरा कहानी हम लोग पढ़ेंगे लखनवी अंदाज़। और लखनवी अंदाज़ के लेखक हैं यशपाल जी। तो सबसे पहले दोस्तों कहानी को पढ़ने और समझने से पहले हम लोग लेखक से परिचय हो लेते हैं। लेखक का जीवन परिचय के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं, इससे भी प्रश्न आते हैं। लखनवी अंदाज़ के जो लेखक हैं दोस्तों यशपाल जी, उनके जीवन परिचय से हम लोग जानेंगे कि जीवन परिचय क्या है। तो कहानीकार जो यशपाल का जन्म हुआ है सन 1903 में पंजाब के फिरोज़पुर छावनी में। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, यहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं कि यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो जन्म हुआ था उनका 1903 में पंजाब के फिरोज़पुर छावनी में। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रारंभिक शिक्षा जो है कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। तभी उनका परिचय सरदार भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उनके संपर्क से वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। धीरे धीरे उनका झुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर होता चला गया। सन 1976 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। तो देहांत से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि यशपाल जी का देहांत कब हुआ था। तो 1976 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। और इनकी जो विचारधारा थी वो थोड़ी सी क्रांतिकारी थी और मार्क्सवादी चिंतन के थे। धारा के बारे में पूछा जा सकता है कि यशपाल जी जो थे वो किस विचारधारा से संबंधित थे। तो यहाँ पे क्रांतिकारी विचारधारा थी और मार्क्सवादी चिंतन से वो प्रेरित थे। लेखक की रचनाओं से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलान में दिया जा सकता है कौन सा सही है गलत है, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग रचनाएं जो हैं, जितने भी यहाँ पे कवि हैं या फिर लेखक हैं, उनसे संबंधित जितनी रचनाएं हैं उसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रख लेना। इससे 1 से 2 प्रश्न एकदम कंपलसरी हैं। आपको यहाँ कंपलसरी है कि 1 से 2 प्रश्न आएंगे ही रचनाओं से। तो रचनाएं हैं यशपाल जी के, हिंदी के यशस्वी कहानीकार हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, भस्मावीर, चिंगारी, अभिशप्त, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी आदि। उपन्यास के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके महत्वपूर्ण उपन्यास दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, अमिता आदि। यशपाल जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो यहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं किस विचारधारा से प्रभावित थे। तो मार्क्सवादी विचारधारा। इसलिए उन्होंने आर्थिक दुर्दशा पर अनेक कहानियाँ लिखी। उनके कथा साहित्य में आधुनिक सामाजिक राजनीतिक जीवन की विडंबनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। यथार्थवादी होने के कारण उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना की है। उनकी लखनवी अंदाज कहानी जो है झूठी शान पर गहरा कटाक्ष करती है। यानी कि जो लेखक हैं वो सामाजिक जीवन में जो कुरीतियाँ फैली हुई, दिखावा जो फैला हुआ, बाह्य आडंबर है, उन सब पर भी ये कुटाराघात करते हैं। और ये जो लखनवी अंदाज कहानी है ये झूठी शान के ऊपर गहरा कटाक्ष करती है। यशपाल ने समाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। वे कल्पना, आदर्श और भावना के स्थान पर यथार्थ को महत्व देते हैं। यशपाल जी की जो कहानी होती है वो यथार्थ से रूबरू होती है। उसके कहानी में पूरी यथार्थता होती है, सत्यता होती है, भावनाओं से भरी हुई होती है। भाषा शैली, यशपाल की जो भाषा है वातावरण के अनुसार प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखती है। विषय के अनुरूप उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी कहानियों में उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। अब देखते हैं कहानी जो लखनवी अंदाज है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये लखनवी अंदाज के ज़रिए लेखक कहना क्या चाहते हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। लखनवी अंदाज, ये लखनवी अंदाज देखिए शुरू होती है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। ये लखनवी अंदाज है। ये कहानी शुरू होती है आपकी एक ट्रेन से, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन से, जो अब चलने के लिए फुंकार रही है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए
दाम अधिक लगते, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। ये कहानी जो है दोस्तों, एक ट्रेन से शुरू होती है जिसमें जो लेखक हैं वो सेकंड क्लास का एक टिकट लेके बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि भीड़ से बचकर एकांत में हम लोग बैठकर नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख सकेंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। गाड़ी क्या है, खुल गई थी, छूटने वाली थी, इसलिए लेखक क्या किए, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। जैसा वो सोच रहे थे कि डिब्बा खाली होगा, वैसा नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि एक डब्बे में क्या था, लखनऊ की नवाबी नस्ल का एक सफ़ेदपोश सज्जन था जो बहुत ही सुविधा से क्या कर रहा था, पलथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही लेखक उस डिब्बे में चढ़ गए, अभी तक तो वो जो लखनवी अंदाज के सज्जन बैठे हुए थे पलथी मार के, उनको अब लगा कि उनके एकांत में खलल पहुंच गया है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपादार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक सोच रहे हैं कि यह भी जो कहानी के लिए कुछ सोचने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। नवाब साहब अपने आप में थे, वो आगे बढ़कर दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाए, अपनी संगति के लिए हाथ नहीं बढ़ाए, तो लेखक साहब ने भी क्या किया, बैठ गए आत्मसम्मान से और उनसे आंखें नहीं मिलाने लगे। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। खाली बैठे हुए थे लेखक, और लेखक का काम है कि कल्पना करना उसकी पुरानी आदत में शामिल होती है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण वो अनुमान करने लगे कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरे कैसे खाएं। खीरा तो वो खरीद लिए हैं नवाब साहब, लेकिन कह रहे हैं कि वो नवाब साहब हैं तो वो किसी के सामने खीरा कैसे खाएंगे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। और लेखक क्या है, नवाब साहब उनसे बात करने के लिए आतुर नहीं थे, आगे नहीं बढ़े, इसलिए वो भी उनसे नज़रें चुराने लगे और उनसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन कनखियों से नवाब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब ने क्या किया, कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। अचानक से नवाब साहब ने जो लेखक हैं उनको आदाब अर्ज़ किया और फिर कहा कि खीरे का शौक़ फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक़ फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए।
अब क्या किए, नवाब साहब फिर से खिड़की की तरफ देखे और खीरे को धोया, खिड़की से बाहर धोया, पोंछा। उसके बाद उसको बहुत अच्छे से काटा और तौलिए पर सजा लिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। कह रहे हैं कि लखनऊ का स्टेशन जो है वो खीरा बेचने वाले के लिए खीरे का इस्तेमाल बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करते हैं, जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी खीरे के साथ हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। बोले जब वो खीरा पे नमक वगैरह छीट रहे थे और करीने से सजा रहे थे तो उसको देखकर हमें पता चल रहा था वो कि खीरे के स्वाद से किस तरह से वो समझ रहे हैं, लालित हो रहे हैं खाने के लिए। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। जब लेखक उनको कनखियों से देख रहे थे तो नवाब साहब ने फिर उसकी ओर देखा और कहा कि खीरा बालम खीरा है लखनऊ का, इसलिए इसको शौक़ फरमाइए, लीजिए, मतलब इसको खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक कह रहे हैं कि जो नमक जीरा और मिर्च का तड़का उसमें लगाया गया था खीरे में, तो उसको देख के लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन वो इनकार कर चुके थे, इसलिए खीरे को नहीं ले रहे थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रूर कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाए। उन्होंने कहा कि अभी मुझे खीरे खाने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, आप खाइए। नवाब साहब ने संतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होंठों तक ले गए। फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। अब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब क्या किए, वो फाँक जो था वो नवाब साहब अपने मुंह के पास ले गए और पलकें मूंद ली, और जो पानी उसके मुंह में खीरे के लिए आ रहा था उसको घूंट पी गए और फाँक को क्या किए, खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाते और फिर खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिया और गर्व की गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब क्या कर रहे थे, खीरे को सामने लाते और फिर खिड़की से बाहर फेंक देते। जैसे वो दिखा रहे हों कि ये है ख़ानदानी रईसों का तरीका कि हम लोग खीरे को फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत, यानी कि जो लखनऊ का ख़ानदानी तहज़ीब होता है, जो नवाब का तहज़ीब होता है, वो देखने को मिल गया। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीसे की सुगंध और स्वाद की उतना संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस या
एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। यहाँ लेखक सोचने लगे कि खीरा का अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जाए, सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट हो जाए आदमी, तो क्या इस तरीके से पेट की भूख मिट सकती है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेरे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचान ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब कह रहे हैं कि नवाब साहब क्या किए, जैसे ऐसे ऊंचे डकार ले रहे थे जैसे खीरा खा लिया और उसकी पेट भर गई हो। तो इसी पे लेखक कहते हैं कि अगर ऐसा हो सकता है कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाए और डकारें आने लगी, तो क्या बिना विचार, घटना और पात्र के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी नहीं लिखी जा सकती, नहीं बन सकती है। ये लखनवी अंदाज में जो लेखक हैं वो बाहरी दिखावे पर कटाक्ष करते हैं कि बाहरी दिखावा क्या होता है और असलियत क्या होती है। बाहरी दिखावा करने में इंसान क्या करता है, अपने जो इच्छाएं हैं उसको भी मार सकता है। दिखावे में वो भूखा भी रह सकता है और पेट भर जाने का दिखावा भी कर सकता है। तो इसी दिखावे से बाहर आने के लिए लेखक सभी को कह रहे हैं कि दिखावे से बाहर आएं, वास्तविक जीवन में जीने, वास्तविक ज़िंदगी जिए, तो आपकी ज़िंदगी क्या हो सकती है, खुशहाल हो सकती है।